हेलो स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम थर्मोडाइनमिक्स सब्जेक्ट के अंदर बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे थे, हमने बहुत सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं और कई सारी ऐसी बातें जान ली हैं जिनसे अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़कर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं जो थर्मोडाइनमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट है, जिनमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैंने ये भी बता दिया आपको पिछली क्लास में कि बेसिक में से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है और कहाँ से क्वेश्चन कम आता है, ठीक है, और किस एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें भी अपन ने डिस्कस कर ली धीरे धीरे। अब हम आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पर, यानी कि जो मेन मुख्य जो थर्मोडाइनमिक्स है आपकी, उस पर अब अपन शुरुआत करते हैं। तो मुख्य थर्मोडाइनमिक्स में अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये स्टार्टिंग है थर्मोडाइनमिक्स की, लेकिन इससे पहले जो हमारे बेसिक्स के कुछ एक कॉन्सेप्ट कल की क्लास में, पिछली क्लास में अधूरे रह गए थे, उनको एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं, फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर आज अपन आएंगे। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, और मैंने आपको बताया था कि इसका हिंदी में अर्थ होता है रुदोष्म प्रक्रम। रुदोष्म प्रक्रम का मतलब रुदोष्म, अब इसमें एक शब्द आ रहा है ऊष्मा, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान यहाँ पर बिल्कुल वर्जित है। आदान प्रदान करोगे तो यहाँ पर रुद यानी रोने का कार्यक्रम होने लग जाएगा, यानी कि ये जो प्रक्रम ऐसा है जो आदान प्रदान को बिल्कुल अकोमोडेट नहीं करता है। किसके आदान प्रदान को? ऊष्मा की। ऊष्मा क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा है, हीट, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी हीट के एक्सचेंज को यहाँ पर ये अलाउ नहीं करता है। और यही चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में लिखी थी कि नो हीट एक्सचेंज, नो एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन अपन ने लिखी थी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब पीवी की पावर गामा का मतलब क्या था कि ये यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन थी उससे थोड़ा अलग यहाँ पर कार्यक्रम चलता है, किसमें? रुदोष्म प्रक्रम में, ठीक है। गामा यहाँ पर क्या है? एडियाबैटिक कांस्टेंट है, और जनरली इस एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1.414 होती है। हालांकि ये कभी कभार सब्सटेंस पर ज़्यादा डिपेंड करती है और ये परिवर्तित होती रहती है, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ये है एडियाबैटिक कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है ये ग्रेटर देन 1 तो है ही सही, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, पी वी की पावर गामा, मतलब P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी, ये वाली चीज़ यहाँ पर फॉलो होगी। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए, आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग टाइप के रिलेशंस यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे अलग अलग टाइप के रिलेशंस? जैसे मैं इसमें टीवी रिलेशन भी निकाल सकता हूँ। टीवी रिलेशन मतलब जो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है। ना तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ना यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर नो हीट एक्सचेंज है, यानी कि चेंज इन हीट 0 है। और इसी प्रकार यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। ये कभी कभार अपन क्या आइडियल गैस इक्वेशन से इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो आइसोथर्मल में पीवी कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पर पीवी कांस्टेंट नहीं है, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर टीवी रिलेशन निकालूं, यानी टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन के बारे में बात करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं भाई? फटाफट देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये पी वी की पावर गामा, ये P1 V1 हो गया, यहाँ पर P2 V2 की पावर गामा, ये इक्वल है, ठीक है। अगर यहीं से मैं बात करूं तो ये V1 अपॉन, भाई वॉल्यूम और टेम्परेचर में निकालना है, प्रेशर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये V2, और इसकी पावर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर P2 है, P2 अपॉन P1, क्योंकि प्रेशर को हटाना पड़ेगा इस रिलेशन से, क्योंकि टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे भैया? आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन की जैसे ही मैं बात करूँगा, क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन क्या है भाई? यहाँ पर प्रेशर को मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म्स में क्या करना चाहता हूँ? रिप्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, एनआर को हटा दूंगा मैं, यहाँ से अगर मैं ये लिख दूँ कि P इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V, लिख सकता हूँ बिल्कुल आराम से। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि P1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर P2 अपॉन P1 है ना, तो P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, P2 की जगह क्या लिखूंगा मैं? T2 अपॉन V2, ऐसा ही है ये, डिवाइडेड बाई T1 अपॉन V1। इसको फर्दर अपन रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा T2 अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन T1। ठीक है, क्या आया ये आ जाएगा V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1। आ गया यहाँ पर किसका वैल्यू आया? ये P2 अपॉन P1 का। किससे आया भैया? ये आया आपकी आइडियल गैस इक्वेशन से। ठीक है ना, ध्यान देना, मैंने ऐसा कुछ करामाती कार्यक्रम नहीं किया है यहाँ पर, मैंने सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन मुझे पता थी, उससे मैंने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी किया है। P यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T अपॉन V के, क्योंकि इस V को इधर ले जाऊंगा तो बट्टे में आ जाएगा, सादा सी गणित है अपनी। ठीक है, और अब ये इसके टर्म्स में मैं अगर P2 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? T2 अपॉन V2। ठीक है, और P1 लिखूंगा तो T1 अपॉन V1। ठीक है, और ये जो NR है ये तो कट जाएगा क्योंकि रेशियो ले रहे हैं हम। तो इसको फर्दर मैंने थोड़ा सॉल्व किया तो ये इस प्रकार अच्छे से सॉल्व करने के बाद ये आया कि P2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पर V1 अपॉन V2 की पावर, ये है आपका गामा, जिसको एडियाबेटिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब P2 अपॉन P1 की जगह मैं लिखूंगा V1 अपॉन V2 इनटू T2 अपॉन T1, यही है बिल्कुल। अब T और V में रिलेशन रखना है तो V को एक साइड ले जाते हैं। अगर ये यहाँ पर पावर 1 है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आते ही इसको ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में होगा, यानी इधर +1 में तो इधर पावर क्या हो जाएगी? -1 में। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। इज इट क्लियर? क्या ऐसा लिख सकता हूँ? फटाफट बताओ भाई, क्या ये मेरे लिए उचित रहेगा लिखना? टीवी रिलेशन बहुत बढ़िया, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैंने टीवी रिलेशन लिख दिया है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे चीज़ के लिए दूसरा रिलेशन निकालेंगे। इसमें टीवी रिलेशन तो हो गया भाई, अब आएगा पीटी रिलेशन, यानी प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन। प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा। कैसे? हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P2 V2 की पावर गामा, ये भी बराबर होंगी। तो यहाँ से अपन जैसे कि अभी जस्ट अपन करके आए हैं, V1 अपॉन V2 की पावर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा P2 अपॉन P1। अब यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर के रेशियो को P2 अपॉन P1 को एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, V1 अपॉन V2 को गायब करना पड़ेगा भाई। तो V1 अपॉन V2 को गायब करने के लिए मैं क्या कर दूं, ये वाली पावर इधर ले आऊं, ले आता हूं। P2 अपॉन P1 की पावर, ये पावर इधर आएगी तो इधर ये गामा है तो इधर 1 बाई गामा हो जाएगा, यही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूं V1 अपॉन V2 हो गया। वापस से हमें तो आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है भैया? आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है हम जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। V को हटा दो भाई, V की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर T और P के टर्म्स में लिखेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। सिंपल सा है। अगर मुझे V1 लिखना है और अपॉन V2 लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा मैं, ऊपर T1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय P1 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नीचे T2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय P2 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा बच्चों, T1 अपॉन T2 इंटू P2 अपॉन P1, यही होगा।
सिंपल सा है बिल्कुल। यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर प्लेस करेंगे श्रीमान तो क्या आएगा, ये आएगा T1 अपॉन T2 इंटू P2 अपॉन P1। एक पावर इधर है, ये एक पावर इधर है P2 अपॉन P1 की, ये इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी है ना। तो अभी करते हैं इसको, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि T1 अपॉन T2 इक्वल टू P2 की पावर P2 अपॉन P1 की पावर 1 अपॉन गामा -1। ठीक है, और फर्दर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास T1 अपॉन T2, ये यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ये आ गया रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर। भाई ये प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आ गया किसमें, एडियाबेटिक में। समझ में आई बात, बहुत सिंपल थी बात। चलो बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं। अब अपन एक दूसरा रिलेशन देखेंगे इसी के लिए। अभी अपन ने पीटी रिलेशन देखा, ठीक है, टीवी रिलेशन देखा, अच्छा ये पूरा देख लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन यहाँ पर एक नया प्रक्रम पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जैसे एडियाबेटिक था वैसा ही पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक बहुत ही फेमस प्रोसेस है, कुछ लोग इसके बारे में समझ ही नहीं पाते कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, बट ये एक जनरल प्रोसेस है। जनरल मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन से आप देख पाएंगे कि इसकी इक्वेशन होती है पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ये तो एडियाबेटिक जैसी होगी, वहाँ पर पीवी की पावर गामा था, यहाँ पर n है। हाँ लेकिन ये n ऐसा है जिससे आप किसी भी प्रकार की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये एक जनरल प्रोसेस है। ये पहले क्यों नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अभी लिखा देते हैं। देखो इसमें क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 लेते ही p v की पावर 0, तो p v की पावर v की पावर 0 1 हो जाता है, यानी p क्या हो गया, डायरेक्ट कांस्टेंट। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस बोलोगे आप, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ पर सारा खेल इसका ही है, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा दूसरा अगर मैं देखूं कि मैं अगर इस n की वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूं, अच्छा इनफाइनाइट कैसे करेंगे, अगर मैं इस n की वैल्यू इनफाइनाइट कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं तो क्या हो जाएगा, नहीं आया समझ में। देखो इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा अपने को, n की वैल्यू इनफाइनाइट से आपको समझ नहीं आएगा, p v की पावर n है, इसका 1/n कर दो, ठीक है, इधर कांस्टेंट है, इसका भी 1/n कर दो। यार इसकी पावर तो कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है, इधर वाली की पावर कुछ भी करो कोई मतलब नहीं है ना, ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, pv ये जो p की पावर 1/n हो गया और ये v हो गया फ्री। ठीक है, और ये क्या आ गया यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट ही आता है। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो ये p की पावर 0 हो गया और v क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ से pv की पावर 0, p की पावर 0 जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, सॉरी, और ये 1 होते ही v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कौन सा प्रोसेस हो गया ये, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, ये प्रोसेस होगा आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा ये, आइसोकोरिक प्रोसेस। मैं इसको यहाँ से उठाकर छोटा करके इसके सही स्थान पर पहुँचा देता हूँ, थोड़ा और छोटा किया जाए, ठीक है।
मैंने बता दिया आपको कि कैसे ये हुआ, यानी कि ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, यहां पर v कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट होने से क्या बोलोगे आप इसको, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, थर्ड वाला प्रोसेस देखते हैं। अब भाई जीरो देख लिया, इन्फिनिट देख लिया। अब जीरो के अंदर वाली बात करें, अगर मैं जीरो से बढ़ता हूं और जीरो की वैल्यू 1 करता हूं, जीरो की वैल्यू 1 करता हूं, तो 1 करूंगा जीरो की वैल्यू, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो 1 करने का मतलब क्या है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या कॉन्स्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप जानते हो। और पीवी कॉन्स्टेंट किसके लिए होता है, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कौन सा प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ध्यान देना, इससे सब कुछ आ जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और एक स्पेशल बात होती है कि टी कांस्टेंट होता है भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो एनआरटी मतलब टी कांस्टेंट हो गया, एनआर तो पहले से कांस्टेंट था, तो एनआरटी कंप्लीट प्रोडक्ट भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इसलिए पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, यानी कि मेन जो उसका है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। रोहित पासवान जी, हाँ भाई रोहित जी, अभी तो फ्री चल रही है यूट्यूब पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं n की वैल्यू और बढ़ा दूं, भाई जीरो इन्फिनिटी तो पहुंच गया, अब जीरो से इन्फिनिटी के बीच में चल रहे, n की वैल्यू बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ध्यान दो, मैं अगला प्रोसेस जो n की वैल्यू अगर मैं गामा करता हूं तो कौन सा होगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। लेकिन एक और होता है जिसको बोलते हैं हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, यहां पर n जो होता है वो गामा से कम होता है और 1 से ज्यादा होता है। ध्यान देना, गामा से कम और 1 से ज्यादा। तो गामा से कम और 1 से ज्यादा को मैं बोल दूंगा k, ठीक है ना, यहां पर k बोल देता हूं यार। ठीक है ना, और यहां पर भी k कर देता हूं। तो यह n इक्वल टू k हो गया। n इक्वल टू k होते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडियाबेटिक, pv की पावर k पॉलीट्रॉपिक होएगा ना, एडियाबेटिक नहीं होएगा, पॉलीट्रॉपिक हो गया। फिफ्थ है मेरा, n अगर मैं गामा के इक्वल कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो पता है हमें, गामा मतलब एडियाबेटिक कांस्टेंट है, तो pv की पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा। सिंपल सा है। ये हो गए सारे प्रोसेस आपके, ये हो गए सारे प्रोसेस। अब मैं आपको यहां पर कुछ एक चीजें दिखाना चाहता हूं। उसके लिए थोड़ी बोर्ड पे जगह बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, अब यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिसको बोलेंगे हम पीवी डायग्राम। ठीक है, अब आप ये बात देखना कि यार इस पीवी डायग्राम में कांस्टेंट वॉल्यूम वाला n इन्फिनिटी, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कहाँ होगा, इस पर होगा, कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, इस पर होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, इस पर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इसको ओरिजिन मानता हूँ तो ये हो गया मेरा कांस्टेंट प्रेशर वाला,
यानी कि ये जो पहला प्रोसीजर होगा, पहला प्रोसेस होगा, वो तो कैसा होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनेगी, सॉरी ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन बन रही है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसी होगी, ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का क्या हो जाएगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। वैसे ही कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर में यहाँ बना देता हूँ कि कांस्टेंट प्रेशर n इक्वल टू 0, 0 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना है अब हमें, 0 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ना है, तो पहला ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा आइसोथर्मल, n इक्वल टू 1। फिर 1 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक, n इक्वल टू k। फिर यहाँ से ज़्यादा क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है, n इक्वल टू गामा, ये हो जाएगा हमारे। क्लियर है भाई, ऐसे प्रोसेस बनेंगे, ठीक है। और 1 किसके लिए है, ध्यान दो, आइसोथर्मल, k किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक, गामा किसके लिए है, आप सब लोग जानते हैं, भली बात है, ठीक है। अगर इसको आप उल्टा बनाओगे, ऐसे बनाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, तो ये प्रोसेस होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये होगा कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ोगे तो ये ऐसे ही होगा ना, ठीक है, ये 1 वाला प्रोसेस होगा, ये 2 वाला प्रोसेस होगा, सॉरी वो k वाला प्रोसेस होगा, और ये गामा वाला प्रोसेस होगा। इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। Is it clear to all of you? चलो आगे चलते हैं अपन, ये हमने पढ़ लिया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब आते हैं हम हमारे कुछ एक क्वेश्चंस जो करने थे हमें। हमारा क्वेश्चन है, गैस इन अ कंटेनर ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इसने लिखा है थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। थर्मल इक्विलिब्रियम जब मैंने पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो यार टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान दो, अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा कि यार जैसे हम आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, nR तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है, और एक और कांस्टेंट आ गया, तो ये टोटल एंटिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना, टोटल एंटिटी ही कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि PV कांस्टेंट हो जाएगा, PV कांस्टेंट। अब जब PV कांस्टेंट होता है तो क्या होता है भैया, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब ये A के टर्म्स में दे रखा है, तो ऐसे लिख लो भाई, PA VA इक्वल टू PB VB, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैं समझ गया ये क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर है, अ गैस इन अ कंटेनर A इज इन thermal equilibrium with another gas of the same mass in the container B. If the corresponding pressure and volumes are denoted by suffix A and B, then which of the following statement is true? तो कौन सा statement true होगा, आप सब लोग समझ सकते हैं, ठीक है, आराम से, ये बिल्कुल true है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो, तो ये ऐसे भी ट्रू है, PA अपॉन PB, ये 2014 में जेई में क्वेश्चन आया हुआ, एसएससी जेई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
heat is being supplied to air in a cylinder fitted with a frictionless piston held by a constant weight। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये यहाँ पर आपका पिस्टन है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। इस पर एक कांस्टेंट वेट रखा हुआ है W। अब ये W वेट कांस्टेंट है तो ये क्या करेगा, इस पर प्रेशर भी कांस्टेंट बनाएगा। वेट कांस्टेंट है तो प्रेशर भी कांस्टेंट बनाएगा ये। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर इसी को बोलते हैं अपन आइसोबारिक प्रोसेस। कितना बारीक, आइसोबारिक, ठीक है ना। बस यही पूछा है इसमें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये PhD राजस्थान 2015 में क्वेश्चन आया। अब आप देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हमारा जो आज का मेन कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल और लल्लू क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ रखा है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो, अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है भाई? ये सबसे पहली बात ये करता है थर्मल इक्विलिब्रियम की बात। किसकी बात करता है ये? थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या पढ़ाया था आपको? थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। अच्छा, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला था कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए 3 प्रकार के इक्विलिब्रियम आवश्यक है। एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ लिखा देता हूँ, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन थी? अब देखो, रिकॉल करो, मैंने बताया था आपको एक तो कैसा होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा होना चाहिए आपका थर्मल इक्विलिब्रियम, तीसरा होना चाहिए आपका कौन सा? केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मैंने बताया था। लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये इस टाइप की इक्विलिब्रियम है। अब इसमें से जो थर्मल वाला पार्ट है ये हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है और इसमें मेनली हम हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड बातें करेंगे। बाकी सब चीज़ों को हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि वो हम ऐसा अजम्पशन लेंगे कि वो ऑलरेडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसा मान के चलते हैं। बस हम चेक किसको करते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम को। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो हीट एक्सचेंज। नो हीट एक्सचेंज। अब यार हीट एक्सचेंज कब नहीं होती, मैं बता देता हूं आपको। हीट का एक्सचेंज कब नहीं होता? नो हीट एक्सचेंज तब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे मैं बात करूं, अगर हाइट का डिफरेंस है तो पानी हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ चलेगा, ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलेगा। कैसे? अगर आप यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ऊंचाई से नीचाई की तरफ ऐसे पहाड़ है तो ये पानी यहाँ से रिस के नीचे जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि ऊंचाई से नीची जगह की तरफ पानी हमेशा बहता है। जैसे यहाँ पर अगर ज़्यादा प्रेशर है, मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा प्रेशर होता है तो वहाँ से हवाएं कम प्रेशर वाली रीजन की तरफ चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो जहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है उधर से लोअर पोटेंशियल की तरफ, यानी जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वहाँ पर ही हवाएं, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जहाँ पर प्रेशर डिफरेंस या हाइट का डिफरेंस होता है वहाँ पर वाटर फ्लो करता है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हीट कब फ्लो करती है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। लेकिन जब हीट फ्लो नहीं कर रही, इसका मतलब टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, दोनों तरफ बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं, कोई प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं। अगर कोई प्रकार का हीट ट्रांसफर नहीं है तो ये तभी पॉसिबल है जब वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा हो, ठीक है। किस स्थिति में, जब सिस्टम बिल्कुल क्लोज सिस्टम है और कोई एडियाबेटिक वहां पर चेंजेस नहीं है, मतलब आइसोलेटेड नहीं है, ठीक है। एडियाबेटिक मतलब हीट एक्सचेंज को जो कर देता है ना, वो नहीं, उस तरीके से नहीं हो रहा, ये नेचुरली बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बात बोली जा रही है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल सादा एक स्टेटमेंट है, वो ये है कि अगर बॉडी ए जिसका तापमान TA है, बॉडी बी के साथ, किसके साथ, बॉडी बी के साथ जिसका तापमान B है, क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब यहां से अब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा भैया, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी TA इक्वल टू TB होगा। मैंने बोला ना कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि वो कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब होगा कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही ये जो B है, ये C के साथ भी क्या है, जिसका टेम्परेचर TC है, उसके साथ भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि यहां से B जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ, C के साथ। A B के साथ है, B C के साथ है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इस स्थिति में मैं क्या लिख सकता हूं, इस स्थिति में मैं ये लिख सकता हूं TB इक्वल टू TC। तो ये कहता है कि अगर A B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और C आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को कंक्लूड करके मैं ये बोल सकता हूं कि TA इज इक्वल टू TC भी होगा। बिल्कुल सही। ये है भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इस स्टेटमेंट का मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में कोई हाई सेल्वम बहुत ही तगड़ा यूज होने वाला है, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन पार्ट अगर मैं बात करूं तो इसका एप्लीकेशन पार्ट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर मेजरमेंट में होता है ज्यादातर। एप्लीकेशन कहां है इसका, टेम्परेचर मेजरमेंट। कैसे करते हैं वो भी अभी बताते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करेंगे अभी अपन, वो कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ पर एक अभी स्केल की बात करूंगा, टेम्परेचर स्केल्स। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल्स। हमने बहुत पढ़ा है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में, बचपन से छोटी क्लासों में भी हमें पढ़ाते हैं कि हमारे टेम्परेचर को मापने के, जैसे मैं बता दूं आप, जैसे दूरी को मापने के लिए कई सारी इकाइयाँ होती हैं। क्या क्या होती है, जैसे किलोमीटर, मीटर, ठीक है, जैसे फुट होती है ना, फुट भाई इतने फुट हो गए, ठीक है, जैसे होता है आर्मस्ट्रॉन्ग, ऐसी कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे लाइट ईयर। तो ये जो होती है डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट्स होती हैं कई सारी। वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के कई सारे स्केल्स होते हैं, जैसे एक तो केल्विन स्केल होता है, एक डिग्री सेल्सियस स्केल होता है और एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है। तो हम तीनों का रिलेशन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो तीनों के बीच जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो ये मात्र इतना सा है, आप देख सकते हैं। ये फ़ारेनहाइट जो स्केल है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं केल्विन स्केल की बात करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। ये रिलेशन अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या होगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर मैं इंडिविजुअली भी देखूं मैं यहां से, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो होगा, मैं पहले फ़ारेनहाइट और किसकी बात करूं, डिग्री सेल्सियस। पहले मैं बात करता हूं
फ़ारेनहाइट ये है, एंड कैसे लिखते हैं इसको, डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। और बहुत सिंपल सा है, इस 9 को इधर ले आओ यार, ये 9/5 हो जाएगा बिल्कुल, क्या हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9/5 हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा, F-32 बचेगा सिर्फ, भाई 9 को तो इधर ले आया, तो ये 32 को भी इधर ले आओ ना, ये +32 हो जाएगा इक्वल टू फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी है तो आप उसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करके फ़ारेनहाइट में उस टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 0 डिग्री पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल पर होगी वैल्यू क्या, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लो, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी ना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 100 डिग्री की, जैसे बोलते ना ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात कर, सॉरी सेल्सियस की बात करूँ, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यहाँ पर 100 प्लेस कर दो, 100 मतलब 5 से डिवाइड करूँगा मैं 100 को तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 180 को 32 में ऐड करूँगा, 180 और 30 कितना हो जाएगा भैया, 180 और 30 1110, और ये हो जाएगा 1112, यानी 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्केल है हमारे पास, इसमें बहुत ही सिंपल सा स्केल, अच्छा इसके कुछ और भी पॉइंट्स है वो भी बता देता हूं मैं। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिग्री सेल्सियस वाला जो स्केल है, जो डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, उस पर अगर आप -40 डिग्री वाली जो वैल्यू होती है वो रखते हो तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आता है। यानी कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों सेम रीडिंग देते हैं, कौन से टेम्परेचर पर, -40 पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और सेल्सियस में भी -40 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी दोनों स्केल सेम रीडिंग कौन सी वैल्यू पर देते हैं, -40 पर। ठीक है ना, ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, साइंस के तौर पर भी आ सकता है, ये तो मैं टेक्निकलिटी के रूप में बता रहा हूँ आपको थर्मल के इसमें, लेकिन अगर आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन भी आता है किसी भी एग्जाम में तो उसमें भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी वैल्यू है या कौन सा ऐसा मान है जिस पर दो स्केल डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों एक समान मान शो करते दर्शाते हैं, तो वो -40 डिग्री। ठीक है, ये हो गई बात। अब अपन यहाँ पर दूसरा केस लेकर चलते हैं। दूसरा केस क्या है भाई, दूसरा केस है हमारा कौन सा स्केल, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बहुत ही प्रचलित है, फ़ारेनहाइट बहुत कम प्रचलित है, छोटी वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं जनरली, लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कैसे, अब यहाँ पर केल्विन से कैसे निकालोगे भाई, केल्विन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में +273 कर दोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से यहाँ लोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो C = K - 273 है, तो भैया K = C + 273 हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कर लो। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पर आप 0 डिग्री रखते हो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो केल्विन में कितना आएगा, 273 डिग्री केल्विन। अगर आप यहाँ पर 100 डिग्री रखते हो तो ये कितना आएगा, इसमें ये आएगा 373 केल्विन। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री केल्विन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं 0 डिग्री केल्विन लिखूं तो 0 डिग्री केल्विन का आएगा भैया, अगर आप इधर चलोगे तो -273 डिग्री सेल्सियस।
ध्यान देना। और दिस टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। शायद मैंने आपको पहले भी बताया ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बिल्कुल रुक जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो टेम्परेचर। क्या ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है? ठीक है। अब यार अपने पास एक और चीज है, वो भी लिख लो आप, हालांकि उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बस एक वैल्यू है कि 606.25 डिग्री केल्विन वाली जो वैल्यू होती है वो फ़ारेनहाइट स्केल में भी सेम आती है। यानी केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन बताऊं तो ये हो सकता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ली जाती है लेकिन ऐसे जनरली ध्यान नहीं होती लोगों को। ठीक है ना, यानी कि 606.25 डिग्री केल्विन किसके इक्वल होता है, 606.25 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? ठीक है भाई, यहां तक सबको दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। इसमें एक और चीज है, मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। तो एक तो था थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया अपन ने। ठीक है ना, ये अलग है, ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक नहीं है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये अपन ने पहले पढ़ी ली है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। मेट्रिक मतलब होता है टेम्परेचर के साथ मीटर्ड है, मतलब टेम्परेचर जैसे काम करेगा चलेगा वैसे ही उसके साथ ही ये बदलाव होते रहेंगे। यानी कि प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी which is sensitive to टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो उस चेंज के प्रति सेंसिटिव होती। टेम्परेचर चेंज क्या कहलाती है? इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहलाएगी? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ये जनरली थर्मामीटर में यूज होती है। तो मैं अगर यहां पर बात करूं थर्मामीटर की, और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जैसे हमारा पहला होगा कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर जो होता है उसके अंदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है भाई? यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर चेंज के साथ बदलेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे, दीवारों पर ज़्यादा बल लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है तो वो बल धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी प्रेशर, जो कि क्या होगी? टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होगी यदि आप वॉल्यूम को क्या कर देते हो? कांस्टेंट। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? दूसरा है अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो भाई, तब क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट कर दिया मतलब प्रेशर वही रहेगा, चाहे वो एक्सपांड कर सकता है। तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ सकता है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी वॉल्यूम।
यहाँ पर प्रेशर था, यहाँ पर वॉल्यूम होगी, दोनों की अदला बदली होगी। ठीक है, जैसे कि अब ये वॉल्यूम वाला एक एग्जाम्पल है, जो आपका मर्करी थर्मोमीटर आता है ना, मर्करी थर्मोमीटर जो पहले डॉक्टर यूज करते थे, वो इसी का एग्जाम्पल है। तीसरा केस है हमारा थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल मतलब ये आपको नाम से लगेगा कि यार ये ऐसे कुछ वायर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं। अब वो टेम्परेचर को सेंस कैसे करेंगे थर्मोकपल्स, वहां पर ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ वोल्टेज चेंज आता है। ठीक है ना, तो वो वोल्टेज का जो चेंज है उस चेंज को ये क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से ये टेम्परेचर चेंज के लिए सेंसिटिव दिखाए जाते हैं। ठीक है, अब एक होता है थर्मिस्टर, जिसको बोलते हैं हम। थर्मिस्टर क्या होता है, ये एक तरह का रजिस्टर है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है। थर्मिस्टर इज अ रेजिस्टेंस विच इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर है, ये इस टाइप के थर्मोमीटर है, और ये थर्मोमीटर मतलब हो गया जनरली टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस। अब वो किस प्रॉपर्टी की हेल्प से कर रहा है, दीज आर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो आप। यहां तक क्लियर है भाई सबको? चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। अरे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा कि ये थर्मोडायनामिक जो है, थर्मोडायनामिक या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करता है। किसकी? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है भैया, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है पूरा। किसका कॉन्सेप्ट है? टेम्परेचर का। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट है। कैसे टेम्परेचर कॉन्सेप्ट? क्योंकि मैंने बोला यही है, यहां पर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो क्या? बिल्कुल मेजर कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। क्या अलग अलग स्केल पे करोगे? अलग अलग स्केल पे करेंगे। तो वो जो अलग अलग स्केल पर मेजर करने का जो है उसी को बोलते हैं अपन टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, और ये टेम्परेचर कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। 2014 का प्रश्न है, ध्यान दो। ये 2014 में किस में आया? UPRVUNL। इससे पहले भी ये दुनिया भर के एग्जाम में आ चुका है, लेकिन देखो सेम टू सेम चीज 2015 में वापस से रिपीट हो रही है, वापस से रिपीट हो रही है 2015 में, सेम टू सेम, शब्द भी नहीं बदले। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, सेम है, टेक्स्ट सेम है। किससे डील करेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से। एक साल बाद एमपी सब इंजीनियर में वही क्वेश्चन हूबहू उठकर आ जाता है। तो इसीलिए मैं बताता हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 10 बार सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले, तो आपके 70% मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है, अब कट ऑफ के लिए आपको सिर्फ 10% से लड़ना है। ठीक है, 80 में आपका कोई भी एग्जाम फाइट हो जाएगा, लेकिन 70 आपको कौन दिलाएंगे? ये वाले दिलाएंगे, और ये क्या करेंगे? बहुत समय बचाएंगे आपका। ठीक है, वही क्वेश्चन 2015 में एमपी सब इंजीनियर में पूछा गया हूबहू, और यही क्वेश्चन 2014 में यानी असिस्टेंट इंजीनियर, ध्यान देना, जयन के बाद बनते हो आप अयन, डायरेक्टली अयन की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है बीटेक स्तर का, उसमें भी ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, सेम टू सेम। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी। क्या बदली लैंग्वेज? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश 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 मेजरमेंट। किसके मेजरमेंट के आधार पर ये बेस फॉर्म करता है? अरे भाई सिंपल सी बात है, टेम्परेचर मेजरमेंट की बात चल रही होगी।
तो 2014 में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया। समझ में आ गई बात? कोई तकलीफ तो नहीं है? ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं, सिंपल सा। 2015 में एमपी सब इंजीनियर में यही क्वेश्चन उल्टा होकर आया। कैसे होकर? पहले तो बोला कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है, हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर पूछा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए कौन सा लॉ डील करता है, तो बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी। तो यहां पर लिखा है ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बेस्ड। टेम्परेचर का मेजरमेंट थर्मोडायनेमिक्स के किस लॉ पर आधारित है? तो आप जानते हैं जीरोथ लॉ पर। किस पर? जीरोथ लॉ पर। और ये क्वेश्चन आया एमपी सब इंजीनियर 2015 में। ठीक है, यानी आपके एमपी सब इंजीनियर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। आगे पढ़ते हैं। 2016 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। क्या है? द बेसिस ऑफ मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए कौन बेस बनाता है, किसको बेसिस हम मानते हैं, ये 2016 में। अब हर साल क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ी सी शक्ल बदल ले रहा है, या फिर वापस से वही एकदम हूबहू भी रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही हमारा सही आंसर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ को अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, और आपको क्लियर कट अभी भी समझ में आ रहा है कि जीरोथ लॉ का ही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई संकट तो नहीं है। अब आते हैं अपन थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सादा क्वेश्चन। अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, शून्यवां नियम जो है, उस नियम के लिए क्या कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स आर ऑलवेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इसका कहने का मतलब ये है कि दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स होते हैं, वो हमेशा ही थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। ऐसी बात है क्या? चलो आगे का देखते हैं। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ऐसी बात तो हुई नहीं, हमने 3 डब्बे बनाए थे भाई, 3 डब्बे बनाए थे। समझ में आ रही है ना बात? जब एक दूसरे के साथ है, दूसरा तीसरे के साथ है, तो पहला भी तीसरे के साथ होगा, ये बोला था हमने। लेकिन ऐसा तो इन दोनों स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आया। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, टू सिस्टम नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम विल आल्सो नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। अब इसने थोड़ा उल्टा बोला कि दो सिस्टम अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है और दूसरा सिस्टम तीसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो पहले के साथ भी नहीं होगा। तो ये हमें कुछ सही लग रहा है। लेकिन अपन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर ये ज्यादा करेक्ट हुआ तो फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। व्हेन टू सिस्टम्स आर थर्मल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विद अ थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी दो सिस्टम अगर तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है अकेले अकेले, तो वो सारे एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। ठीक है ना? ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, और ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, तो डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात हो गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है। द फिक्स्ड पॉइंट फॉर सेल्सियस टेम्परेचर स्केल इज, यहां पर आप बोलोगे कि सर यार यहां पे तो थर्मोडायनेमिक्स का कुछ लोचा ही नजर नहीं आता है। तो वास्तव में थर्मोडायनेमिक्स का लोचा है भी नहीं, बस हमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है इसमें। ये डीएमआरसी में आया हुआ है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम है 2013 में, उसमें आया हुआ है। ये पूछ रहा है कि यार जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है उस पर कौन सी दो वैल्यू फिक्स पॉइंट के तरीके से रहती हैं, 0 डिग्री, 100 डिग्री, या ट्रिपल पॉइंट वाटर एज 0.01 डिग्री सेल्सियस। देखो ठीक है, बोथ आइस एंड स्टीम एज 0 डिग्री एंड 100 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ, एक तो 0 है, एक 100 डिग्री है, और बाद में यहां पर लिखा हुआ है दोनों एक साथ भी हैं, और एक ट्रिपल पॉइंट लिखा है। तो ट्रिपल पॉइंट इसलिए गलत हो जाएगा कि ट्रिपल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ टेम्परेचर नहीं, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी होना चाहिए। क्या? ट्रिपल पॉइंट प्रेशर भी होना चाहिए, 0.614 किलो पास्कल। ठीक है ना? ये भी होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट अकेले टेम्परेचर से डिफाइन नहीं हो सकता, प्रेशर कंडीशन मस्ट है। ठीक है, नहीं तो वो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा भाई।
अकेले अकेले दोनों भी नहीं होंगे, दोनों एक साथ होंगे, क्योंकि 0 डिग्री पर भी आप अगर हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा कहाँ तक, 0 डिग्री तक। फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वो हीट बढ़ती जाती है, फिर भी वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होता है, आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है। ऐसे सेम होता है जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट पर वो स्थिर रहता है। ठीक है श्रीमान, यहां तक लगता है सर्दी जुकाम हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ रियल टेम्परेचर इन थर्मोडाइनमिक्स द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कंसीडर्ड एज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोग जानते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री केल्विन। क्या होता है, 0 डिग्री केल्विन। अब केल्विन में 0 डिग्री है, तो सेल्सियस में अगर मैं बात करूं तो ये होगा -273 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो यहां पर तो सेल्सियस में दे रखा है, तो ये हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है एमपी सब इंजीनियर में, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलो दूसरा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा असिस्टेंट इंजीनियरिंग लेवल का है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच में कौन सबसे सही रिलेशनशिप देता है। हमने क्या पढ़ा है भैया, हम अपना फॉर्मूला याद रखेंगे, यही है। अब इसमें सी को अलग किया है, एफ को भी अलग किया है, लेकिन सी को भी अलग किया है। तो सी के लिए अगर मैं बात करूं तो सी के लिए तो सिंपल सी बात ये है कि 5/, सॉरी हाँ, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा इंटू एफ माइनस 32। एक ये रिलेशन हो गया। अगर मैं इसको किस किस लिए करूं, एफ के लिए करूं, तो एफ के लिए मुझे पता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये दो रिलेशन है, दोनों ढूंढ लो भाई, दोनों ढूंढ लो कहां पर है। सी वाला देखिए कि 5/9 एफ माइनस 32 बिल्कुल सही है, यही होगा सेल्सियस में, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ये देखिए दूसरा बी फ़ारेनहाइट 9/5 सी माइनस 32। अगर यहाँ +32 होता तो चल जाता है, ये -32 लिखा हुआ है, ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सी और डी तो बिल्कुल सेम ही नजर आ रहा है। आंसर हो जाएगा हमारा ए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। किसी को कोई दुख दुविधा कष्ट तो नहीं है। अब एक राजस्थान जेईई 2016 का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि यार मैंने दिया हुआ 75 डिग्री, इसको आप क्या करो, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो कैसे करोगे, आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल का है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यही है। तो 9/5 इंटू यहां पर रखोगे आप 75 प्लस 32, इसको इससे क्रॉस करोगे 75 को 5 से, तो क्या आ जाएगा, ये 9 इंटू 15, 5 15 जा 75 होता है, बिल्कुल क्लियर है, पक्की बात है ना, हाँ ठीक है, प्लस 32। 9 15 जा कितना होता है भैया, यानी 9 15 कितने होते हैं, 135 होता है आई थिंक, 135 प्लस 32, इसको सॉल्व करोगे तो 2 और 5 7 और ये 3 3 6 और ये आ जाएगा 1, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है ना। यानी कि 75 क्या हो जाएगा आपका, 167 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई बात, यहाँ तक किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। बहुत ही सिंपल सा था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कभी कभार आता है, और अगर कैलकुलेशन वाला आता भी है तो बहुत साधारण और सिंपल कैलकुलेशन होती है।
ठीक है सर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वाटर आर मार्क्ड ऑन अ टेम्परेचर स्केल P इज 130 डिग्री। देखो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में किस में जानता हूं, डिग्री सेल्सियस में, लेकिन यहां पर किस में दे रखा है, ये P में भी दे रखा है, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस में मैं क्या जानता हूं, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है ना, और फ्रीजिंग पॉइंट यहां पर लिख देता हूं बॉइलिंग, यहां लिख देता हूं फ्रीजिंग। बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री, जबकि ये क्या दिखा रहा है, 130 डिग्री, ठीक है ना, ये P में देखा। फ्रीजिंग में क्या दिखाता है, ये फ्रीजिंग में अपन जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ्रीजिंग में दिखा रहा है -20 डिग्री P। अब इन दोनों स्केल्स में अपने को क्या करना है, जब इस पर 60 डिग्री सेल्सियस को हो तो मुझे इस पर वैल्यू पता करनी है, ये क्या होगी। तो भाई यहां पर मुझे लीनियर इक्वेशन लगानी पड़ेगी। लीनियर इक्वेशन मतलब यहां पर इन दोनों के बीच में ऐसा संबंध बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, मैंने बोला कि हम लीनियर इक्वेशन कैसे करते हैं, y = mx + c, यही करते हैं, mx + c। तो हमें यहां पर क्या करना है, ये एक सरल रेखा की इक्वेशन है जो हमें लिखनी है हमेशा, सरल रेखा समीकरण। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो हमें ऐसा ही करना है। क्या करना है, सरल रेखा की समीकरण लिखनी है। y की जगह लिखोगे आप P, y को मानोगे आप P, ठीक है। m की वैल्यू हमें नहीं पता, m और c दो ऐसे चीजें हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, x क्या है, माना ये वाला x है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, y है, ध्यान दो। तो यानी कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है ना। y की वैल्यू कितनी है, 130, m x की वैल्यू कितनी है, उस पर 100 है ना, +c आ गया। यहां से क्या आएगा भैया, ये आएगा हमारा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं अपन, 130 100 m + c, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरे में क्या है, y का मान -20 किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। तो इसको 0 कर दूं मैं, भाई 0 को m से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आएगा +c, यानी कि c का वैल्यू क्या आ गया, यहां से c की वैल्यू आएगी -20 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या ये वैल्यू मैं यहां रख दूं इसमें, तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन की वैल्यू पहली वाली में रखता हूं तो ये 130 = 100m -20 हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -20 इधर आएगा तो प्लस का, तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि m बराबर आ जाएगा आपका 150 / 100। ध्यान देना, यही आएगा, ठीक है। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, y बराबर m का मान आ गया 150/100, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इस 0 से 0 काट दो और 3/2 लिख दो, तो ये आ जाएगा 3/2 x -20, c की वैल्यू -20। अब बताओ भाई किसकी निकालनी थी, 60 की। अच्छा रख दो यहां पर 60, y बराबर 3/2, x की जगह क्या लिखना है, 60 लिखना है, -20। ये क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 30 90 -20 क्या आ जाएगा, 70। क्या आएगा ये, आप खुद कैलकुलेट करना, 70 आ जाएगा। तो 70 डिग्री P आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, 70 डिग्री P। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव। 70 डिग्री P आपका सही आंसर आ जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो भाई अपन ने आज जो भी पढ़ा सारा कुछ चीज़ें आपको क्लियर होगी, उम्मीद करता हूं। मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी और आपने भी समझने की पूरी कोशिश करी होगी। वापस एक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या अपन ने पढ़ा आज। आज हमने पढ़ा है एडियाबेटिक प्रोसेस का जो बचा हुआ कार्यक्रम था, जिसमें अपन ने टीवी रिलेशन और
पीटे रिलेशन पढ़ा है। उसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में पढ़ा अपन ने। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो एक जनरल इक्वेशन लाया, उस जनरल इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनेगा, कौन सा प्रोसेस कैसे आएगा, उसके लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें अपन ने पढ़ी। उसके बाद अपन ने पढ़ा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम इज द मेजर पार्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कोई हीट एक्सचेंज नहीं, यानी कि हीट ट्रांसफर बिल्कुल जीरो होगा। और हीट ट्रांसफर जीरो कब होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। यानी अगर मैं बोलूं कि कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेम है। तो यहाँ पर सेम है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट था वो जो मैंने बता दिया आपको कि एक ए बी के साथ और बी सी के साथ है, तो मैं बोलूँगा तीनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये जो लो होता है, इसका मेजर जो है एप्लीकेशन वो है टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए मैंने टेम्परेचर स्केल का रिलेशन यहाँ पर बता दिया आपको। उसमें अपन ने कुछ की पॉइंट्स भी देखे कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट वाला स्केल जो है वो भी -40 ही वैल्यू देता है। ठीक है, दीपक सोमवंशी जी गुड मॉर्निंग। केल्विन स्केल के बारे में अगर हम बात करें तो केल्विन स्केल पर जो है -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर -273 डिग्री सेल्सियस आता है। और ये एक एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की तरह ट्रीट किया जाता है, जहां पर इस यूनिवर्स में मौजूद सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी इसको अचीव नहीं किया गया है। ठीक है, थर्ड मैंने बताया कि केल्विन स्केल पर 606.25 डिग्री केल्विन वाली जो वैल्यू है, जो पॉइंट है, इस पर फ़ारेनहाइट वाला स्केल जो है वो भी सेम वैल्यू ही देता है। फिर हमने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो थर्मामीटर में यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में प्रेशर को मेजर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर में वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है। उसका एक एग्जांपल मैंने बताया कि जो डॉक्टर पहले पारे वाला जो मरकरी वाला थर्मामीटर यूज़ करते थे, वो इसका एग्जाम्पल है। थर्मोकपल होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक ईएमएफ वोल्टेज का यूज़ किया जाता है, और थर्मिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। फिर अपन ने कई सारे क्वेश्चंस करे, आप सब देख सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होते जा रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आप सब लोगों के साथ पढ़ के पढ़ाकर अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।